हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट किया था और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया था। मैंने आपको वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बताया था और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसका भी हमने ग्राफ देखा था और देखा था कि किस तरीके से इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा था। यानी कि हमने पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा था वो ये देखा था कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, यानी कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं, यानी पहले मैंने उस फोटो सेंसिटिव मेटल पे, यानी जो भी मेरे मेटल की प्लेट थी जिसे हम सी नाम रख रहे थे कैथोड, तो जो हमारा एमीटर होता है, कैथोड इज नथिंग बट योर एमीटर एंड एनोड इज नथिंग बट योर कलेक्टर। कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, एनोड का काम होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का। डेट्स वाई एनोड को हम कलेक्टर कहते हैं और कैथोड को हम एमीटर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम मेटल के ऊपर रेडिएशन को फॉल कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो मतलब फोटोन यानी लाइट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। इस फेनोमिना को मैंने आपको कल स्टार्ट किया था और पहला जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। यानी जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे सर्किट में करंट भी इंक्रीज होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी इज योर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, है ना। इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप डिम लाइट फॉल करा रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइट के कम फॉल हो रहे हैं, और अगर आप ब्राइट लाइट को फॉल करा रहे हो यानी इंटेंसिटी आप लाइट की बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनको आप फोटोन कहते हो लाइट के केस में, जो लाइट के फोटोन्स हैं या लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था। और जितने ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स मेटल की सरफेस पे फॉल करते हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे उतना ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये हमने डिस्कस किया था। और एक मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, है ना, कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करता हूं, यानी मैं लाइट की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल था, या बोल सकते हो वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल था जो स्टॉप कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। यानी जिसकी वजह से जो सबसे तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया था। अब इलेक्ट्रॉन ही रुक जाएंगे तो सर्किट में करंट ही नहीं होगा, यानी सर्किट में जो करंट था वो जीरो हो गया था। कब? जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना पोटेंशियल एनोड पे प्रोवाइड किया था। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आया था। क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है, ओनली नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं लाइट के, लेकिन उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। अगर लाइट की इंटेंसिटी पहले I1 थी, लेट अस टेक I1, अगर लाइट की इंटेंसिटी पहले I1 थी और वहां 1000 फोटोन निकल रहे थे, एक एग्जांपल लेते हैं, जब लाइट की इंटेंसिटी I1 थी तो वहां से एनोड से कैथोड से 1000 फोटोन्स निकल रहे थे। जैसे ही मैंने लाइट की इंटेंसिटी को I2 करा तो लेट अस टेक कि अब 2000 फोटोन्स वहां से एमिट होंगे, निकलेंगे। जैसे मैंने लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, यानी अब आपके 3000 फोटोन्स निकलेंगे। लेकिन चाहे आपके 1000 फोटोन निकल रहे हो, चाहे आपके 3000 फोटोन निकल रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर तो इंक्रीज हो गया लेकिन एनर्जी नहीं इंक्रीज हुई। मतलब जब 1000 फोटोन निकल रहे थे, उन 1000 फोटोन्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेट अस टेक 1000 थी। फिर आपने 2000 फोटोन गिराए। अब 2000 फोटोन गिराने से जब 2000 इलेक्ट्रॉन निकले तो उन इलेक्ट्रॉन्स में भी जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भाग रहा था उसकी एनर्जी भी 1000 थी। फिर 3000 फोटोन्स की वजह से जब 3000 इलेक्ट्रॉन निकले तो सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब भी 1000 थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, खाली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इंक्रीज आया। ओके, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था, जो रोकने वाला पोटेंशियल था, वो हर केस में सेम था, क्योंकि यहां भी 1000 एनर्जी को रोकना है, यहां भी 1000 एनर्जी के अगेंस्ट काम करना है, उसको रोकना है, और यहां भी 1000 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये रिवीजन था पिछली वीडियो का। अच्छा,
तो यहां तो मैंने इंटेंसिटी को चेंज किया था और मैंने देखा था इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हो रहा था। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला जो डिपेंडेंस है हमारा, ये आपका डिपेंडेंस है फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनोड के पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा था। देखो, तो आप इस ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो कि जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जैसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू 1, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू 2, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई न्यू 3 हो गई। यानी पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ गई। यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले नेगेटिव में था, उस नेगेटिव की वैल्यू को भी इंक्रीज हमें करना पड़ गया। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नेगेटिव में है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था उसकी वैल्यू थी -V01। फिर जैसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01 था। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को न्यू 2 करा यानी इंक्रीज करा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में बढ़ गया, -V02 हो गया, V02 हो गया। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया, -V03 हो गया। यानी इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज होता है। यानी नेगेटिव पोटेंशियल जो है बैटरी का, वो भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ओके, लेकिन तीनों फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी आप कितनी ही बढ़ा लो लाइट की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट आपका नहीं बदलेगा। चाहे फ्रीक्वेंसी न्यू 1 हो, चाहे न्यू 2 हो, चाहे न्यू 3 हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सर्किट में करंट चेंज नहीं होगा। जितना करंट न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की वजह से था उतना ही न्यू 2 की वजह से, उतना ही न्यू 3 की वजह से है। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है नेगेटिव में, वो नेगेटिव वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है यहाँ पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जो अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका लीनियरली इंक्रीज होता है। यानी जितना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उतना ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है यहाँ पे। ओके, देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 0 फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। तो एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम न्यू 0 बोलते हैं, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, सो ये आपका एक फोटो सेंसिटिव मेटल था जिसे हम कैथोड बोलते हैं। सो दिस इज योर कैथोड, और यहां पे आपका सोर्स ऑफ लाइट है। सो दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट, जहां से रेडिएशन फॉल कर रही है मेटल के सरफेस पे। ओके, दिस इज सोर्स ऑफ रेडिएशन। अब यहां से हमने पहले लेट अस टेक, हमने पहले यहाँ पे रेड लाइट को फॉल कराया, रेड लाइट। तो जब रेड लाइट को फॉल कराते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू 1। ठीक है, जैसे हमने रेड लाइट को फॉल कराया तो मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मान के चलो 100 थी, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी एनर्जी यहाँ पे 500 थी, और ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी एनर्जी यहाँ पे 1000 थी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान के चलो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, काफी सारे निकलते हैं बट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, एक की एनर्जी 100 है, एक की 500, एक की 1000 है। यानी जब मैंने रेड लाइट को फॉल कराया, अब देखिए हर लाइट की, हर कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। रेड कलर की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वॉयलेट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और येलो की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। यानी एवरी कलर है सर्टेन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब मैंने यहाँ पे रेड लाइट को फॉल कराया तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी उसकी कितनी है, 1000 है। ठीक है, अब सामने आपका कौन है, सामने आपका एनोड है। तो मैं इसको यहाँ पे एनोड बना देता हूँ एक बार दूसरे कलर से। सो लेट अस टेक, ये यहाँ पे आपका एनोड है। सो दिस इज योर एनोड, और एनोड पे हमने कैसा पोटेंशियल दे रखा है, एनोड पे हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड कर रखा है, नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे ही हमने एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल कुछ V01 कर दिया, V01 नेगेटिव में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो 1000 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये रुक गया। भाई 500 की तो एनर्जी कम है तो पहले रुक गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एनोड का पोटेंशियल कुछ V01 करा माइनस में, तो मैंने देखा कि रेड लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला था सबसे तेज 1000 जूल एनर्जी वाला, वो इलेक्ट्रॉन भी रुक गया। ओके, सो इतने पोटेंशियल पे करंट 0 हो गया।
क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन रुक गए ना, 100 तो पहले रुक गया था, 500 उसके बाद रुक गया, और जैसे एनोड का पोटेंशियल V01 हुआ तो उस टाइम सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, 1000 एनर्जी वाला जो सबसे तेज आ रहा था वो भी आपका रुक गया। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। आप देखो, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। और एक एग्जांपल आप ये भी समझ लो कि ये आपका जो पोटेंशियल है इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका V01 है इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये 100 है फॉर एग्जांपल, ये माइनस में 100 है। ओके, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लाइट के कलर को चेंज कर दिया, अब यहाँ पे येलो लाइट को फॉल कराया। किस लाइट को? येलो लाइट को। अब येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। सो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी आपकी ν2। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? ν2 होगी। अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे, मान के चलो फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हमने देखा कि वो जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उन 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ इस तरीके से है। एक की एनर्जी 400 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे आपकी 1000 है, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी यहाँ पे 1500 है। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी होगी कि जो रेड कलर था उस केस में जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज निकल रहा था उसकी एनर्जी तो 1000 थी, लेकिन जैसे ही मैंने येलो लाइट को फॉल कराया तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। यानी पहले इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी वाला था रेड के केस में वो 1000 वाला था, लेकिन येलो लाइट के केस में अब इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो 1500 हो गई। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था आइंस्टाइन ने, ये मान के कि जो लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर होता है। यानी जो लाइट होती है वो डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी होती है, यानी लाइट जो होती है उसमें फोटोन्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स का मैं आपको नाम ले रहा हूं, दैट्स वाई लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो ये जो येलो लाइट है इसके जो फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी ये रेड लाइट वाले जो फोटोन्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, प्लैंक्स ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी। प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसमें बोला था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू h न्यू। अगर आपको याद हो तो प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी में बोला था कि जो फोटोन होते हैं, जो लाइट के क्वांटा होते हैं, यानी लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो उन लाइट के फोटोन्स की एनर्जी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर रेड लाइट के फोटोन को मैं फॉल कराऊंगा तो उन फोटोन्स की एनर्जी कम होगी। अगर मैं येलो लाइट के फोटोन को फॉल कराऊंगा मेटल के सरफेस पे तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं वॉयलेट कलर के फोटोन्स को फॉल कराऊंगा तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यानी एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द एनर्जी। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि येलो लाइट के केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब देखो, पहले पोटेंशियल दिया था 100, है ना, पहले पोटेंशियल कितना अप्लाई करा था यहाँ पे हमने 100 किया था, लेकिन पहले पोटेंशियल जब 100 किया था तो इलेक्ट्रॉन रुक गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो 1000 जूल थी। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा है। कैसे? जो पोटेंशियल V01 है उसने 400 को भी रोक दिया, उसने 1000 को भी रोक दिया, लेकिन इस पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन नहीं रुका क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी, यानी -100 से अब हमने इसको -200 कर दिया। यानी पहले जो पोटेंशियल -V01 था अब हमने इसको चेंज कर दिया, इस पोटेंशियल की वैल्यू अब हमने -V02 रख दी। समझ आया? और अब जैसे मैंने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी यानी -200 कर दी, अब ये 1500 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी फाइनली रुक गया और सर्किट में जो करंट है वो आपका 0 हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चला? फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी यहां पे हमें चेंज करनी पड़ी, यानी नेगेटिव में इंक्रीज करनी पड़ी। अच्छा, अब एक बार और समझते हैं। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे वॉयलेट लाइट का फोटोन फॉल करा दिया। अब मैंने यहाँ पे कौन सा फोटोन फॉल करा दिया? यहाँ पे वॉलेट लाइट का। सो दिस इज माई वॉलेट, ये वॉलेट कलर है, यानी वॉलेट वाली लाइट है मेरी, इसके फोटोन को मैं फॉल करा रहा हूँ। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस फोटोन की वो आपको पता है ये भी चेंज हो जाएगी। तो लेट अस टेक, इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ν3 है। वॉलेट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है? ν3। रेड वाली की क्या थी? ν1, है ना। येलो की क्या थी? ν2। और इसकी कितनी है? ν3। तो सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ν3। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सर प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो और ज्यादा एनर्जी वाले होंगे। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहला वाला निकल रहा है इसकी एनर्जी आपकी 800 होगी, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी एनर्जी आपकी 1200 होगी, और ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन निकला है लेट अस टेक, इसकी एनर्जी 2000 होगी। यानी अब वॉलेट कलर के फोटोन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो -V02 था,
जो कि -200 था, लेकिन अब इस -200 पोटेंशियल ने तो इसको 800 वाले को रोक दिया, 1200 वाले को रोक दिया, लेकिन अभी इस वॉलेट वाले फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी है जो रुक नहीं पाएगा। तो अब हमें यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब हमने इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, -V02 से हमने इस पोटेंशियल को -V03 यानी बढ़ा दिया। सो अब हमने इसको माइनस में 300 कर दिया, और अब हमने देखा कि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी फाइनली रुक गया और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा जीरो हो गया। सो आई थिंक मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज हो रहा है और क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी हमें बढ़ानी पड़ रही है। तो चलिए ग्राफ पे चलते हैं। सो ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है, यू कैन सी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू1 न्यू2 न्यू3 जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसमें आपका जो करंट होता है वो आपका जीरो हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाता है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे वैल्यू जो जीरो है ना, V01 पे आप देख सकते हो करंट जीरो हो गया, V02 पे भी करंट जीरो हो गया, V03 पे भी करंट जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अभी तक हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी है इंटेंसिटी की, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, चाहे फ्रीक्वेंसी की, इन तीनों से हमने एक लॉ बना दिया आइंस्टाइन ने। इन लॉज को हम एक्सप्लेन मतलब पढ़ते हैं। अब देखिए लॉ क्या था। लॉ था यहाँ पे पहला, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव मटेरियल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि सैचुरेशन करंट है जो वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, है ना, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सो आपको याद हो तो कि जो सैचुरेशन करंट है यानी जो मैक्सिमम करंट है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे ही हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन के इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड वो इंक्रीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा। ओके लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो सर फ्रीक्वेंसी से बढ़ती है, ये मैंने आपको अभी समझाया था। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ओके और थर्ड हमने अभी पढ़ा था कि अच्छा एक यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी called threshold frequency below which no emission of photoelectrons take place no matter how intense the incident light is। देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अब इसको समझते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव कोई मटेरियल ले लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ये मेटल की प्लेट है, ये कोई भी मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये प्लेटिनम हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा मेटल हो गया? ये आपका प्लेटिनम का मेटल हो गया। और अब इस प्लेटिनम के मेटल पे सबसे पहले मैंने रेड लाइट को इंसिडेंट कराया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लेटिनम के मेटल पे मैंने कौन सी लाइट को फॉल कराया? रेड लाइट के फोटोन्स को फॉल कराया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इस प्लेटिनम के मेटल के सरफेस पे रेड लाइट को फॉल कराया तो यहां से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो मैं लिख देता हूं नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड किस केस में? जब हमने प्लेटिनम मेटल के सरफेस पे रेड लाइट को फॉल कराया तो हमने क्या देखा यहां पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे नहीं निकले। अब फिर क्या ऑब्जर्वेशन किया गया कि रेड लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब पहले जो रेड लाइट थी उसकी इंटेंसिटी कम थी, अब क्या काम किया गया, रेड लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ रेड लाइट वो इंक्रीज कर दिए। पहले 1000 फोटोन फॉल हो रहे थे, अब यहाँ पे लाख फोटोन को फॉल कराएगा, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। जैसा आप देख सकते हो मैंने भी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी हमने देखा कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुआ। ओके ऑब्जर्वेशन समझना ध्यान से कि रेड लाइट को जब प्लेटिनम के सरफेस पे गिराया तो यहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए, चाहे हमने रेड लाइट की इंटेंसिटी को कितना ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया हो। उसके बाद अब क्या करा, अब यहाँ पे लाइट के कलर को चेंज किया, यानी अब दूसरी लाइट को यहाँ पे फॉल कराया। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं एक बार। सो नाउ अगेन ये हमारे पास प्लेटिनम का मेटल है। सो दिस इज योर प्लेटिनम मेटल, और इसके ऊपर रेड लाइट को फॉल कराया तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से भी कुछ नहीं हुआ। सो ये हमारा प्लेटिनम का मेटल है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे येलो लाइट को फॉल कराया, येलो लाइट को।
तो जब हमने यहाँ पे येलो लाइट को फॉल कराया तो हमने देखा कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। अब यहाँ से क्या निकलना शुरू हो गए? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। अच्छा, एक एग्जांपल मान के चलो कि जब मैंने यहाँ पे येलो लाइट को फॉल कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 1 2 एंड 3। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन निकला था, इसकी एनर्जी लेट अस टेक 100 थी। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो निकला था लेट अस टेक 50 थी। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीच वाला निकला, इसकी एनर्जी लेट अस टेक 500 थी। ठीक है, तो येलो लाइट के फोटोन गिराने से अब यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड लाइट से तो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं थे, लेकिन येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। इसका मतलब हमें यह समझ आया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। सो दिस इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिटेड। यानी कि अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, फॉर एग्जांपल ये न्यू नॉट की वैल्यू है ना, कुछ लेट अस टेक 200 वैल्यू है। तो अगर मैं 200 फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराऊंगा इस मेटल के सरफेस पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ओके, सो ये आपकी न्यू नॉट क्या होती है? ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड मतलब ये आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, चाहे आपकी इंटेंसिटी कितनी भी हो। whatever be the intensity of light, photo electrons are emitted only when the frequency will touch the threshold frequency। या आप ऐसे समझो कि आप रेड लाइट को कितना ही गिरा लो प्लेटिनम के सरफेस पे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। लेकिन जैसे ही आपने येलो लाइट को गिराया तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। तो इसका मतलब जो येलो लाइट है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है येलो लाइट की, उसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहोगे कि येलो से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो येलो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप येलो से ज्यादा लाइट को गिराओगे तो जाहिर सी बात है येलो पे निकल रहे तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे तो निकलेंगे ही। लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या होगा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो तो यहां पे जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? यहां पे आपकी 500 है ना, 500 एनर्जी है। ठीक है, अब येलो लाइट में ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि जब येलो लाइट को फॉल कराया था तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे तेज थी वो कितनी थी? 500 थी। 500 थी। अब मैंने क्या काम करा, इसी प्लेटिनम के सरफेस पे मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वॉयलेट लाइट को फॉल कराऊंगा। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मेरा यहाँ पे प्लेटिनम का सरफेस है अगेन। सो दिस इज योर प्लेटिनम सरफेस। रेड लाइट को फॉल कराया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, येलो को कराया तो इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन अब वॉयलेट को कराने से क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे वॉयलेट लाइट के फोटोन को गिराया। सो दिस इज वॉयलेट, दिस इज वॉयलेट। अगेन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला। तो अब देखो इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे लेट अस टेक ये 200 है। इसकी जो एनर्जी है वो लेट अस टेक यहाँ पे 400 है। और इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे 1000 हो गई। आपको शायद कुछ समझ आया होगा कि जब येलो लाइट को गिराया था तब जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज भाग रहा था उसकी एनर्जी तो 500 ही थी केवल। लेकिन जब वॉयलेट लाइट को गिराया तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000 हो गई, जो सबसे तेज भागने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वॉयलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर वॉयलेट लाइट के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसीलिए येलो लाइट के जब इलेक्ट्रॉन्स निकल, मतलब येलो लाइट के फोटोन्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उनकी एनर्जी कम थी। लेकिन वॉयलेट लाइट के फोटोन्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा है। यानी फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो यहां पे जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन फोटोन्स के नंबर यानी फोटोन की संख्या इंक्रीज नहीं होगी। फोटोन का नंबर कब इंक्रीज होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने से। इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होते हैं विच आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस।
इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, और अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन के इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, तो नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन्स का नंबर बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती है। अब मैं आपको बताता हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, देखो। लेकिन जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, यहां पे फोटोन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन फोटोन का नंबर नहीं बढ़ता। एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स यहां पे इंक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज नहीं होते। क्या इंक्रीज होती है, ओनली एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल रहे थे, मतलब देखो, जल्दी से 1 मिनट का टाइम और लूंगा इस चीज को समझाने में। जैसे ये आपका अगेन आपका मेटल का सरफेस है, सो दिस इज योर मेटल सरफेस अगेन, ठीक है, ये मेटल सरफेस है। पहले आपने यहाँ पे रेड लाइट को फॉल कराया, तो जब आपने यहाँ पे रेड लाइट को फॉल कराया, मान के चलो प्लैटिनम नहीं है, कोई भी दूसरा मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब प्लैटिनम से तो रेड लाइट में नहीं निकले थे, लेकिन मैं अब मान के चलता हूँ कोई और दूसरा मेटल है जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेड लाइट है, यानी रेड लाइट से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जैसे आपने रेड लाइट को गिराया, तो रेड लाइट के मान के चलिए आपने रेड लाइट के यहाँ पे जो फोटोन्स को गिराया, रेड लाइट के जो फोटोन्स थे वो आपने यहाँ पे 1000 गिराए, ठीक है, 1000 फोटोन को फॉल कराया। अगर 1000 फोटोन को गिराया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकले यहाँ पे आपके, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आपके 1000 निकले। अब आपने क्या काम करा, अब आपने यहाँ पे रेड की जगह वॉयलेट लाइट को ले लिया। इंटेंसिटी नहीं बदली आपने, याद रखना, लाइट की इंटेंसिटी नहीं बदली, बस आपने यहाँ पे लाइट का कलर बदला है। लाइट का क्या बदला है, कलर बदला है। तो जब आपने यहाँ पे वॉयलेट लाइट को लिया, सो जब आपने यहाँ पे वॉयलेट लाइट को फॉल कराया, तो अब वॉयलेट लाइट के भी कितने फोटोन आप फॉल करा रहे हो, तो वॉयलेट लाइट के फोटोन भी आप यहाँ पे 1000 करा रहे हो। तो 1000 फोटोन फॉल कराओगे वॉयलेट लाइट के, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 1000 निकलेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है, जो 1000 इलेक्ट्रॉन वॉयलेट के निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो 1000 इलेक्ट्रॉन वॉयलेट के निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन रेड लाइट में जो 1000 इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन वॉयलेट वालों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है। सो आई थिंक आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, वही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और आपको याद हो तो जब मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और मैंने आपको उस टाइम बोला था कि ये टर्म आपको कुछ टाइम बाद क्लियर होगी। अब शायद आपको ये टर्म क्लियर होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मेटल के सरफेस पे जब भी हम लाइट को फॉल कराते हैं, मेटल के सरफेस पे जब भी हम लाइट को फॉल कराते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को गिराने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओनली सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराने से ही मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे। हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे निकलेंगे। और वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन मेटल टू मेटल। अब ये डिपेंड करेगा मेटल टू मेटल कि किस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, किस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन सारी क्लियर हो गई होंगी। तो हम यही पॉइंट पढ़ रहे थे, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency called the threshold frequency below which no emission of photoelectrons take place। यानी ये जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं निकलेंगे, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी हो। ये समझा दिया मैंने आपको। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हो, ठीक है, देन the maximum energy of the emitted photoelectrons increases linearly with the frequency of incident radiation। यानी अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराते हो, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी वो ज्यादा एनर्जी क्या काम करेगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगी।
उसके बाद देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम लैग। यानी ये जो प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये काफी तेजी से होता है। यानी एज सून एज द फोटोन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे टाइम लैग जो होता है वो काफी कम होता है। मतलब चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी डिम हो, यानी आप रेड लाइट को फॉल करा रहे हो, डिम लाइट को, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी कम हो, लेकिन जो ये इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये काफी तेजी से होता है। यानी जैसे लाइट गिरती है वैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन जो वेव थ्योरी होती है वो ये बोलती है कि जो लाइट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरी, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट की वेव थ्योरी होती है, लाइट की वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और लाइट का अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाइट की एनर्जी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अनुसार क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ती है। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही थी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, ये किसने दिया था, ये प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी में दिया था, जहां पे उन्होंने पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव थ्योरी है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी वेव थ्योरी फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को समझाने में। इसीलिए यहां पे फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को समझाया अपनी एक थ्योरी देके। अब चलिए अब हम ये देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और यहीं से लाइट की फोटोन वाली पिक्चर आई थी। तो देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, पहले मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये मान के चलिए कोई मेटल सरफेस है। सो दिस इज अवर मेटल सरफेस, ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। अब इस मेटल के सरफेस में आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं, मतलब वो फ्री घूमते रहते हैं लेकिन बाहर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि वर्क फंक्शन होता है। अब ये मेटल के अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है which are free to move inside the surface but they are not able to cross the barrier, यानी वो इस सरफेस के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करा, अब यहाँ पे रेडिएशन को फॉल किया। सो मान के चलिए अब यहाँ पे रेडिएशन को, लाइट को फॉल कराया। अब जैसे यहाँ पे लाइट को फॉल कराया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि जैसे ही हम यहाँ पे लाइट के फोटोन को फॉल कराते तो ये जो लाइट होती है, क्योंकि इसका ये फोटोन होता है, लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, तो इन फोटोन्स की जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम क्या रखा गया, फोटोन रखा गया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया और क्या बोला कि जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा। तो लाइट के पार्टिकल, जो लाइट है यहाँ पे वो पार्टिकल से बनी है, और वो जो पार्टिकल्स है उनका नाम इन्होंने फोटोन रखा। तो जैसे ही लाइट का एक फोटोन आया, उस फोटोन, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे लाइट का एक फोटोन आया है, ठीक है। वैसे तो काफी फोटोन्स आएंगे लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए मानते हैं कि ये जो वॉलेट लाइट है, जैसे ही यहाँ पे मेटल के सरफेस पे फॉल कर रही है तो इस वॉलेट लाइट का एक फोटोन यहाँ पे गिर रहा है। सो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू हो गई। अब ये जैसे ही फोटोन यहाँ पे आया और ये इंसिडेंट हुआ मेटल के सरफेस पे, तो इस फोटोन की कुछ एनर्जी तो कहाँ यूज हो गई, इस फोटोन की कुछ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में यूज हो गई, और बाकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। यानी कि इस फोटोन की एनर्जी का कुछ पोर्शन कहां पे यूज हो रहा है, कुछ पोर्शन तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज हो रहा है विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और बाकी की जो एनर्जी है उस फोटोन की वो कहां पे यूज हो रही है, बाकी की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ओके, सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो फोटोन आया था जिसकी एनर्जी एच न्यू थी, ये जो एनर्जी है एक तो ये आपकी वर्क फंक्शन यानी डब्ल्यू वर्क फंक्शन में यूज हो रही है, प्लस और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी कहां पे यूज हो रही है, बाकी की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। आई थिंक आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। मान के चलो कि ये जो आपका मेटल का सरफेस है, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलो ये जो आपका मेटल का सरफेस है, सो दिस इज योर मेटल सरफेस, इस पे जो आपका फोटोन फॉल हो रहा था, इस पे जो आपका फोटोन फॉल हो रहा था, इस फोटोन की एनर्जी आपकी है 100 जूल।
इस फोटोन की एनर्जी कितनी है 100 जूल। और इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए यहाँ पे 60 जूल। ठीक है, आपको पता ही है ना, हर मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, यानी वर्क फंक्शन मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 60 चाहिए। तो 100 एनर्जी का फोटोन आ रहा था, 60 एनर्जी निकालने के लिए चाहिए, तो 100 में से 60 गया तो 40 बचा। वो 40 एनर्जी कहां पे यूज होगी? वो 40 एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब ये जो फोटोन आ रहा था, इस फोटोन की एनर्जी आपकी कितनी थी? इस फोटोन की एनर्जी आपकी 100 थी, मतलब एच न्यू थी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। तो ये जो एनर्जी है, एक तो ये आपका वर्क फंक्शन में यूज हो रही है, और दूसरा ये आपका कहां पे यूज हो रही है? दूसरा ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज हो रही है। तो यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी? सो फ्रॉम हेयर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस डब्ल्यू को यहां ले जाओ, एच न्यू। सो एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, सो एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखो बुक में कई जगह वर्क फंक्शन की नोटेशन ना फाई नॉट भी यूज कर रखी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी में फाई नॉट यूज कर रखा है। तो चाहे आप डब्ल्यू बोल लो चाहे फाई नॉट बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है? बोथ डब्ल्यू एंड फाई नॉट मीन्स वर्क फंक्शन। ये दोनों हमारा किसको डिनोट करता है? ये हमारा वर्क फंक्शन को डिनोट करता है। सो आई थिंक ये आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए। सो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो कहाँ यूज हो रही है? तो मैंने आपको बताया था, सॉरी, जो आपका फोटोन आ रहा था, उस फोटोन की एनर्जी कितनी थी आपकी? फोटोन की एनर्जी एच न्यू थी। तो वो एच न्यू एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही थी? एक तो फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन में यूज हो रही थी, प्लस और बाकी कहाँ यूज हो रही थी? बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज हो रही थी। तो यहां से आप इस टर्म को अरेंज कर लो, तो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या होगी? एच न्यू, और ये फाई नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस फाई नॉट। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से आप उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि इसको मैं फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर सकूं। सो मान के चलिए ये आपका मेटल का सरफेस है, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। ये आपका यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन इस मेटल का है, मान के चलिए यहाँ पे 60। कितना है यहाँ पे? 60। और हमने यहाँ पे एक फोटोन को फॉल कराया, हमने यहाँ पे एक फोटोन को फॉल कराया। उस फोटोन की जो एनर्जी है वो भी आपकी कितनी है? उस फोटोन की एनर्जी भी यहाँ पे 60 है। इसका मतलब क्या होगा? अगर फोटोन की एनर्जी भी 60 है, वर्क फंक्शन भी 60 है, तो ये जो एनर्जी वाला फोटोन है ये खाली इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, लेकिन इसको भगा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी इस फोटोन की थी वो सारी कहां यूज हो गई? ओनली वर्क फंक्शन, यानी इसको निकालने में यूज हो गई। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, जितनी एनर्जी फोटोन की थी वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में यानी वर्क फंक्शन में यूज हो गई। अच्छा, अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए ये जो मेरा मेटल का सरफेस है, सो लेट अस टेक, ये जो आपका मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस का जो वर्क फंक्शन है फाई, वो आपका 60 है, फाई नॉट। वर्क फंक्शन कितना है यहाँ पे? आपका 60 है। और आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, आपका जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फोटोन गिर रहा है, लाइट का जो फोटोन आ रहा है, उस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे जो है वो आपकी 40 है, 40। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आप कहोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो चाहिए 60 एनर्जी, और फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी 40 है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो अब शायद आपको यहाँ पे वो क्लियरिटी आ रही होगी जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट को करने के लिए कम से कम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन्स की, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे फोटोन्स नहीं निकलेंगे। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे यहाँ पे कम से कम 60 एनर्जी, तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम मेरे फोटोन की एनर्जी 60 तो होनी चाहिए। यानी अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्योंकि इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? क्योंकि यहाँ पे इस मेटल का वर्क फंक्शन आपका 60 है, इसका मतलब जो आपका फोटोन यहाँ पे गिरेगा, अगर उसे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 कम से कम होनी चाहिए। अगर 60 से कम हुई, 59 भी हुई, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इसी एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? E इक्वल टू आपका एच न्यू होता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, जो एच न्यू होना चाहिए, वो 60 होना चाहिए। और क्योंकि 60 से कम पे तो होगा नहीं है, इसका मतलब ये जो आपकी न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसका नाम यहाँ पे न्यू नॉट रख दिया। क्यों? क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दोबारा समझो ध्यान से, यहाँ जो फोटोन फॉल कर रहा है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है? देखिए यहाँ पे जो फोटोन फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 60। मैंने आपको बताया है इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 60। अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट आपका 60 है, तो वो जो फोटोन यहाँ गिरेगा उस फोटोन की एनर्जी वो भी कम से कम 60 होनी चाहिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर 60 से कम एनर्जी होगी तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। इसका मतलब ये जो आपकी एनर्जी है 60, इसको आप बोल सकते हो ये आपकी यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कम से कम एनर्जी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो एनर्जी 60 है यानी E इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ पे न्यू की जगह मैं नॉट लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि यही आपकी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इतनी इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप यहाँ पे गिराओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड न्यू नॉट। ओके, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ आया? इसका मतलब आपको ये समझ आया इस केस में कि अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना वर्क फंक्शन होगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन होना चाहिए, यानी कि एच न्यू नॉट होना चाहिए। इसका मतलब फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क फंक्शन निकालना है फाई नॉट, सो दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट, क्योंकि इससे कम एनर्जी से, इससे कम एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो जितना वर्क फंक्शन होना चाहिए कम से कम उतनी एनर्जी उस फोटोन की होनी चाहिए जो यहाँ पे गिरेगा। और उस फोटोन की जो कम से कम एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दे दिया, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसी को मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दिया। सो आई थिंक आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो? अब मैंने आपको जो पीछे एक्सप्लेन किया है, जो फाई नॉट है आपका वो एच न्यू नॉट है। इसका मतलब यहाँ पे आप अब फाई नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिख सकते हो। सो यू कैन राइट फाई नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप एच न्यू नॉट लिख सकते हो। तो आपका आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या बन गया? सो यहाँ पे आइंस्टाइन वाला जो फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और आप यहाँ से एच कॉमन ले सकते हो, तो जब आप एच कॉमन लोगे तो यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट बच जाएगा। सो दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो निकलेगा उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ का रिलेशन पूछे तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको पता है जो सी होता है सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है, सी इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है। और तो यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो न्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका न्यू नॉट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन रिलेशंस का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और इस फॉर्मूले को यहाँ पे वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हो। लेकिन अभी इतना ही मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूँ। सो दिस इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन बोलते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और कैसे एक्सप्लेन किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे, क्योंकि लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये जो मेटल का सरफेस है इस पे जब इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं, इस मेटल के सरफेस पे जब फोटॉन्स फॉल करते हैं तो वो जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारे लाइट के क्वांटा होते हैं। सो एक बार मैं आपको जल्दी से दोबारा बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जब लाइट फॉल करती है मेटल के सरफेस पे तो लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तो लाइट के यहाँ पे फोटॉन्स फॉल करते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इसी तरीके से अगर 100 फोटोन गिरेंगे तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इट मींस लाइट कंसिस्ट ऑफ
डिस्क्रीट पार्टिकल्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। यानी कि आप ऐसे समझो, जैसे आप अपने बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो उस बल्ब से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनका नाम फोटोन है। मतलब जैसे आपने बल्ब को ऑन किया तो उस बल्ब से जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। यानी उस बल्ब से लगातार फोटोन्स हमारे ऊपर आके गिर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट का पार्टिकल नेचर लिया और बोला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल से बनी होती है, क्वांटा से बनी होती है, और एक क्वांटा का नाम उन्होंने फोटोन रखा था। और उस फोटोन की एनर्जी उन्होंने कितनी बताई थी, उस फोटोन की एनर्जी उन्होंने एच न्यू बताई थी, जहां पे जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। ओके, सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।